ओके। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर नंबर 3 हम लोग इस क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बेस है बाकी सभी चैप्टर्स का। मतलब देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हो क्या होती है? अपन केमिस्ट्री को भी 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसमें से एक होता है अकार्बनिक रसायन, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मूलभूत आधार है, वो ये वाला चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपको काफी सारी ऐसी टर्म्स पढ़ने को मिलेंगी जो आने वाले समय में आपकी मदद करेंगी। ठीक है, यहाँ आप लोगों के कमेंट शो होते रहते हैं, इसलिए मेरा ध्यान मोस्टली यहाँ पे रहता है ताकि मैं आपके कमेंट्स चेक करता रहूँ। और क्योंकि ये पहली क्लास है, इसलिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा बेसिक होगी। जैसे वेक्टर्स वाली क्लास हमने अभी ली थी, बहुत बेसिक क्लास थी, बिल्कुल वैसे ही आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा बेसिक होगी। आज आपको ऐसा लगेगा कि आप 9th और 10th का रिविजन कर रहे हो, और कल से आपको ऐसा फील होने लगेगा कि हाँ, आप कुछ नया पढ़ रहे हो, आप 11th क्लास में हो। ठीक है, तो आज जो भी आप सीखोगे वो पुरानी चीज़ें होंगी। आज से आपको एक कसम खा लेनी है कि आज की क्लास, लाइव क्लास हमने अटेंड कर ली है, अब इसके बाद में इस चैप्टर की जो भी क्लासेस होंगी हम लाइव ही लेंगे, ताकि आपका भी एक रूटीन बना रहेगा। और जितना ज़्यादा लाइव क्लास में आओगे उतना ही आपके डाउट्स सॉल्व करने में मुझे मज़ा आएगा और आपको भी डाउट्स पूछने में मज़ा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, व्हिच एवर यू फील कनेक्टेड विद। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो प्यारे बच्चों, तत्वों का वर्गीकरण, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, ये अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जो तत्वों को बांटने के काम आता है। तत्वों का वर्गीकरण, तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे ना कि तत्वों का वर्गीकरण अगर हम पढ़ रहे हैं तो तत्वों के वर्गीकरण करने की आवश्यकता ही क्या है, ऐसा क्या रीजन है कि उनका वर्गीकरण करना पड़ रहा है। चलिए समझते हैं। देखो, मान लो आपके घर के अंदर बुक्स आती हैं और आपके घर में जो बुक्स हैं, आपके पास केवल 3 किताबें हैं। आप बोलोगे यार मेरे पास केवल 3 किताबें हैं, क्या इन 3 किताबों को बांट करके अलग अलग रखने की जरूरत है? आप बोलोगे नहीं यार, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 किताबें मेरे पास, एक किताब में आराम से एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दूंगा। एक किताब सिंपल फिजिक्स की है, एक किताब सिंपल केमिस्ट्री की है, एक किताब सिंपल बायो की है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। एक 3 किताब है, मैंने एक के ऊपर एक रख दी, जब फिजिक्स पढ़नी है फिजिक्स निकाल लेंगे, केमिस्ट्री पढ़नी है केमिस्ट्री निकाल लेंगे, बायो पढ़नी है बायो निकाल लेंगे। परंतु वही आप सोचो, आपके पास एक की जगह 100 किताबें हो, 100 बुक्स हो, अलग अलग टाइप्स की। तो फिर आपका दिमाग चलने लगेगा कि यार 100 किताबों को तो मैं एक साथ नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं एक साथ रख दूंगा तो उन किताबों को निकाल करके उनको पढ़ने में हमें बहुत दिक्कत होगी, टाइम खराब होगा, हर बार टाइम खराब होगा। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं शेल्फ लेके आऊंगा और शेल्फ के अंदर फिर मैं डिवीजन करना स्टार्ट करूंगा कि भाई हाँ, अगर मैं शेल्फ के अंदर किताबों को बांटना शुरू करूंगा तो बांटने को हम कहेंगे वर्गीकरण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन। समझ गए? बांटना, बांटने को कहते हैं क्लासिफिकेशन। बांटने की जरूरत, क्लासिफिकेशन करने की जरूरत कब पड़ती है? जब हमारे पास इस तरह की चीजें इकट्ठी हो जाएं जिनका अलग अलग डील करना मुश्किल हो। जैसे अगर 3 किताबें हैं, मैं उनको अलग अलग डील कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां मुझे वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर मेरे पास 100 किताबें हैं तो उनको अलग अलग देखना बहुत मुश्किल है, वहां पर हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार अब वर्गीकरण जब हम करने जाते हैं तो बहुत सारे वर्गीकरण करने के आधार हो सकते हैं। वर्गीकरण का जो आधार है वो अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वर्गीकरण किया इस हिसाब से कि पहले वाले शेल्फ में 9th और 10th क्लास की बुक्स रखूंगा, दूसरे वाले शेल्फ के अंदर 11th क्लास की बुक रखूंगा, तीसरे वाली रैक के अंदर 12th क्लास की बुक रखूंगा। मेरे वर्गीकरण का आधार ये हो सकता है। परंतु पता है, मैंने 100 किताबों को जब इस प्रकार से वर्गीकृत किया तो वर्गीकृत करने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे पास कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जो ना 9th-10th की है, जो 11th की भी नहीं है, 12th की भी नहीं है। जैसे मेरे पास एक डिक्शनरी है, जैसे मेरे पास कुछ नोवेल हैं, मेरे पास हैरी पॉटर की किताबें पड़ी हुई है। तो मेरे को बाद में एहसास हुआ कि यार मेरे पास कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जो 11th 12th और 9 10 से अलग अलग हैं। तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं एक और रैक बनाऊं और उस रैक के अंदर एक्स्ट्रा करके लिख दूं और फिर उन 5-6 किताबों को उसके अंदर अरेंज कर दूं। सही है?
और एक और पता है, ये भी कर दिया मैंने, उसके बाद भी एक ऐसी बुक निकल करके आई जिसका इन सब में से किसी से कोई मतलब नहीं है। मान लो एक ऐसी किताब निकल के आ गई जिनका इनसे किसी से कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रीवियस ईयर की बुक आ गई, या ऐसा मान लो एक किताब आ गई जो किताब कुकिंग से रिलेटेड है, कुकिंग। अब मैं तो पढ़ाई की बुक्स रख रहा था, कुकिंग की अलग ही बुक आ गई, तो फिर मुझे एक और सेक्शन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एकेडमिक लिख दूंगा इसके ऊपर, ताकि एकेडमिक की बुक यहाँ आ जाएगी, और एक्स्ट्रा अलग से लिख करके यहाँ पे कुकिंग वाली किताब डाल दूंगा। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जब भी हमारे पास सामान बहुत ज्यादा होता है तो हम उसको बांटना शुरू करते हैं, और बांटने के बहुत सारे बेस हो सकते हैं, बहुत सारे आधार हो सकते हैं, और कभी कभी कुछ आधार पे वर्गीकरण करने से हम लोग हर चीज को बांट भी पाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा निकल के आ जाता है जिससे हमारा पूरा वर्गीकरण हिल जाता है और हमें फिर से चीजों को बांटना शुरू करना पड़ता है। इसी तरह से जब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी तरह से जब आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग लोगों ने बांटने के अलग अलग उपाय दिए। हो सकता है आपका ये, आप में से एक दोस्त हो जो इस तरह से नहीं बांटता हो, जिसका एक सिंपल उसूल हो, फिजिक्स की क्लास एक रैक में, केमिस्ट्री की क्लास एक रैक में, मैथ्स की क्लास एक रैक में। तो 9, 10, 11, 12 की जितनी भी फिजिक्स की किताबें हैं वो सारी उसने एक साथ रख दी, केमिस्ट्री की एक साथ रख दी, मैथ्स की एक साथ रख दी, बायो की एक साथ रख दी। वर्गीकरण ये भी कर रहा है, वर्गीकरण ये भी कर रहा है। इसलिए आप लोग बहुत सारे साइंटिस्टों को देखोगे जो इस चैप्टर में अपने अपने वर्गीकरण के आधार देंगे। हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो, बट आपको ना ये रैक वाला एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रखना है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है और क्यों एक बार में सही वर्गीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि उनको नहीं पता था कि जिस आधार को वो फॉलो कर रहे हैं, जिस बेस को वो लेके चल रहे हैं, वो कितना सही है। शुरू करें, चलो पढ़ते हैं एक एक करके पॉइंट्स को। हमें ये अच्छी तरह से मालूम हो जाना चाहिए कि सभी तत्व, सभी पदार्थ जो है वो तत्वों से मिलकर ही बनते हैं। आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे समझाया है कि तत्व क्या होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है, तत्व है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, तत्व है। सन 1800 तक केवल 31 तत्व ज्ञात थे। तो सन 1800 तक कितने तत्व पता थे, केवल 31। मैंने आपको बताया ना कि अगर संख्या बहुत कम होगी तो हम एक 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 करके सभी तत्वों का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु धीरे धीरे तत्वों की संख्या बढ़ती गई। 1865 आते आते 63 तत्वों की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। अभी हमें 118 तत्वों के बारे में पता है। तो जब तत्वों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हमें यह एहसास हो गया कि हम एक एक करके अलग अलग तत्वों का अध्ययन नहीं कर सकते, और जब हमें यह एहसास हुआ तो हमने कहा कि भाई अब तो वर्गीकरण करना ही पड़ेगा। इतने सारे तत्वों और उनके यौगिकों के रसायनों का अलग अलग अध्ययन करना बहुत ही कठिन हो गया। तत्वों में उनके यौगिकों का अध्ययन सरल बनाने के लिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता को महसूस किया गया। जैसे मान लो आपके घर में केवल एक बंदा है जो रेंट पे रहता है, पढ़ाई करने आया हुआ है, उसके पास केवल 4 बर्तन है, ठीक है। एक उसके पास प्लेट है, एक कटोरी है, एक गिलास है और एक चम्मच है। तो उसको वर्गीकृत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो चारों को एक साथ रख सकता है। परंतु वही आपके घर में जो किचन है, जो ममा जिसमें खाना बनाती हैं, उस किचन के अंदर 100 बर्तन है, तो वहां पे उनको वर्गीकृत करना पड़ता है कि थालियां एक जगह पे रहेंगी, ग्लास अलग जगह पे रहेंगे, चम्मच अलग जगह पे रहेंगे, बाकी बर्तन अलग जगह पे रहेंगे। तो वर्गीकरण की आवश्यकता तब पड़ती है जब संख्या बढ़ती है। अगर संख्या नहीं बढ़ रही है, वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिंपल है। वर्गीकरण का अर्थ है जो तत्व रासायनिक और भौतिक गुणों में एक जैसा हो उनको एक ही जगह पर रखा जाए और क्रमबद्ध अध्ययन हम उनका कर सकें, इसी को कहते हैं वर्गीकरण। कभी भी चम्मच के साथ कटोरी को रखना वर्गीकरण नहीं कहलाता है, सभी चम्मचों को एक साथ रखना वर्गीकरण कहलाता है। ताकि कभी भी मन करे रसोई में जाके ढूंढने का, चम्मच का है, चम्मच का है, वहां रखा हुआ है, वहां गए, हर प्रकार के चम्मच रखे हुए, उठा के खाना खा लिया। थाली कहाँ है, थाली कहाँ है, थाली एक जगह पे रखी हुई है, वहां पे जाके थाली लेके आ गए और खाना खा लिया। समझ रहे हो? तो वर्गीकरण करने का मतलब होता है कि एक जैसे गुणधर्म वाली चीजों को, एक जैसी प्रॉपर्टी वाली चीजों को जिनमें समानता हो, उनको एक जगह पर रख देना, वही कहलाता है आपका वर्गीकरण का आधार। जैसे समानता है,
नाइन्थ टेंथ की जितनी भी बुक्स हैं उन सब में समानता है कि वो 9th क्लास के बच्चों के लिए है, तो उनको एक जगह पे रख दिया। फिजिक्स की किताबें जितनी भी हैं उन सब में समानता है कि उनमें फिजिक्स का ही कंटेंट मिलेगा। तो इस प्रकार से जब भी हम वर्गीकरण का आधार बनाते हैं तो उसमें ये चीज बहुत मायने रखती है कि आप उन्हीं चीजों को साथ में रख सकते हो जिनके अंदर कोई ना कोई क्या कर रहा हो, सिमिलैरिटी हो, जिनके अंदर कोई ना कोई समानता हो। ये बात समझ में आती है। इसी प्रकार जब तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक जैसे भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए। क्लियर? इस कठिनाई को दूर करने के लिए समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए अलग अलग व्याख्याएं दी और आज हम उनमें से ही कुछ व्याख्याओं को पढ़ेंगे। आज हम डॉबेराइनर के त्रिक और न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डॉबेराइनर का त्रिक, आवर्त सारणी। देखो आप लोगों ने सबने देखा होगा कि केमिस्ट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आवर्त सारणी। अब जब आवर्त सारणी की बात की जाती है ना तो दिमाग में रखना पड़ता है कि आवर्त सारणी एकदम से इस दुनिया में नहीं आ गई थी। आवर्त सारणी एकदम से इस दुनिया में नहीं आ गई थी। ये जो आपको कंप्लीट आवर्त सारणी दिख रही है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ये एकदम मार्केट में नहीं आ गया था। इसके बनने से पहले बहुत से साइंटिस्टों ने बहुत काम किया है। मतलब पीरियोडिक टेबल से पहले बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग आधार पे तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश करी। उनकी कोशिशों में कुछ कुछ चीजें सही थी, कुछ कुछ चीजें गलत थी, तो उसके अंदर धीरे धीरे सुधार आता गया और सुधार आने के बाद में एट द एंड लास्ट में बनके तैयार हुई आपकी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? बताइए, एक सेकंड। हाँ, चलो आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले डॉबेराइनर के ट्रिक के बारे में बात करेंगे। इसको सबसे पहले समझेंगे, बहुत ध्यान सुनना। डॉबेराइनर ने क्या किया था मैं आपको वो बहुत डिटेल में बताता हूं। हर कोई अपना जुगाड़ लगा रहा था, हर कोई अपना दिमाग लगा रहा था। इन्होंने कहा कि हम 3 तत्व लेंगे, ए बी और सी। जितने भी तत्व उस समय पता थे हमारे को, उसमें से हमने 3 तत्व लिए। डॉबेराइनर ने किया था, सुनिए ध्यान से। 3 तत्व ले लिए। तीनों तत्वों को इस प्रकार से जमाया कि वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखे थे। तीनों तत्वों को उन्होंने इस प्रकार जमाया कि वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखे हुए थे। ठीक है। उन्होंने जब 3 तत्वों को एक साथ जोड़ा तो उन्होंने 3 तत्वों का एक समूह बनाया। उन 3 तत्वों के समूह को, 3 तत्वों के समूह को उन्होंने त्रिक का नाम दिया। त्रिक, 3 था ना, 3 के जोड़ा था, त्रिक का नाम दिया। उन्होंने कहा यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में जमाएं तो ऐसे 3 तत्वों का समूह को हम त्रिक कहेंगे, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है कि अगर आप पहले वाले तत्व और तीसरे वाले तत्व का द्रव्यमान लो, पहला वाला तत्व और तीसरे वाले तत्व का द्रव्यमान लो और उनका औसत निकालो, आप पहले वाला तत्व और तीसरे वाले तत्व का द्रव्यमान लो और उनका औसत निकालो, तो वो लगभग बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर आएगा। आराम से समझिए, आराम समझिए। जो बच्चे ध्यान से पढ़ाई नहीं करते हैं, फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर के प्रति इंटरेस्ट डेवलप नहीं करते हैं, उनको उस चैप्टर के आगे बहुत कठिनाई होती है। और मैं चाहता हूं आपका एकदम मस्त इंटरेस्ट डेवलप हो जाए पहली क्लास में। तो डॉबेराइनर ने कहा कि 3 तत्व लेंगे, उन तीनों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे और उन 3 तत्वों को हम लोग त्रिक के नाम से बोलेंगे, ट्राइड कहेंगे उनको। ट्राइड कहा था ना इन्होंने इसको, अभी बताऊंगा मैं आपको इसकी कंप्लीट थ्योरी। ट्राइड, बिल्कुल सही।
ट्राइड, TRIAD, ट्राइड कहा था। इसकी खासियत ये होगी कि पहले वाले तत्व और पहले वाले तत्व और तीसरे वाले तत्व का जब आप द्रव्यमान का औसत निकालोगे, पहले और तीसरे का जब आप एवरेज निकालोगे, तो वो बीच वाले के द्रव्यमान के बराबर आएगा। पहले और तीसरे का जो औसत है वो बीच वाले के द्रव्यमान के बराबर आएगा। ये उन्होंने कह दिया। ठीक है, अच्छा लगा, बहुत मजा आया सुन करके, एकदम खुशी हो गई, दिल प्रसन्न हो गया। हमने कहा भाई ठीक है, एक बार बताओ आप कितने तत्वों को कर पाओगे। तो डोबेराइन ने कहा कि मैंने ऐसे 9 तत्व बना लिए हैं, और 9 तत्व का मतलब पता है क्या हुआ, 1 2 3, 3 तत्वों का एक त्रिक बनता है। तो अगर इसके पास 9 तत्व हैं तो कितने त्रिक बन के तैयार हो गए, 3 त्रिक बन करके तैयार हो गए। वो तीनों त्रिक ये रहे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहला त्रिक, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम दूसरा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीसरा। अब इन त्रिकों को वेरीफाई करने का बहुत मस्त तरीका है। पहले वाले का द्रव्यमान 7, तीसरे वाले का द्रव्यमान 39, डिवाइड बाय 2 किया, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 23, और 23 द्रव्यमान है बीच वाले का। पहले वाले का 40, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का 137, डिवाइड बाय 2 किया, वैल्यू कितनी आ रही है 88.5, जो ऑलमोस्ट बीच वाले के बराबर है। त्रिक पहले वाले का 35.5, तीसरे वाले का 127, 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है 81.25, जो लगभग बीच वाले के बराबर है। मतलब हाँ, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सटीक है, ये बात एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पहले वाले तत्व और तीसरे वाले तत्व का द्रव्यमान का जो औसत है वो लगभग बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर आ रहा है। पढ़ो इसको। डोबेराइनो ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को 3-3 तत्वों के त्रिक में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। त्रिक में उपस्थित मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार सिरे वाले तत्वों के परमाणु भार का माध्य था। माध्य मतलब सिंपल भाषा में बोले तो औसत था। बस कमी क्या रह गई, कमी क्या रह गई कि ये केवल और केवल 9 तत्वों का ही त्रिक बना पाया। मतलब केवल कितने त्रिक बना पाया, केवल और केवल 3 त्रिक बना पाया। बड़े अफसोस के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि डोबेराइनर भाई साहब के जो त्रिक हैं ये काम नहीं करेंगे, और यहाँ पे आकर के ये फेल माने जाएंगे। क्योंकि मेरे घर में किताबें पड़ी हुई हैं 100, और मैंने जो वर्गीकरण का आधार रखा है वो इस प्रकार का रखा है कि उसमें केवल 3 किताबें फिट बैठती हैं या 9 किताबें फिट बैठती हैं। तो बाकी किताबों को अगर मैं अपने वर्गीकरण के आधार पे फिट नहीं करवा पा रहा हूं, इसका मतलब मेरा वर्गीकरण बेकार है। तो हमने जो है त्रिक, डोबेराइनर जो त्रिक थे उनको फिर हटा दिया। हमने कहा भाई आपसे हो नहीं पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते, बात खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उसके बाद टेल्यूरिक स्क्रू हेलिक्स नियम आया। इस नियम के अंदर भी इन्होंने कुछ किया, समझने की कोशिश करना नियम में क्या था। हर कोई अपनी मेहनत कर रहा था, हर कोई अपने एफर्ट्स लगा रहा था। डोबेराइनर भाई साहब ने तो कमाल की चीज निकाल के दी, तो हमने इनको पढ़ लिया। इनकी बात सुनिए, इन्होंने क्या कहा। ये नियम फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री AEBD चैनर कोर्टोई, कितना गंदा नाम है, द्वारा वर्गीकरण हेतु किया गया। इस अवधारणा में तत्वों को उनके बढ़ते क्रम, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने इस तरह से रखा, वृत्ताकार रूप में एक तत्व, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व, चौथा तत्व, पांचवा तत्व, ABCDEFGHIJK, इस प्रकार से इन्होंने वृत्ताकार रूप में तत्वों को लिखना शुरू किया। एक और खासियत थी, जब हम इधर से इधर आ रहे थे तो द्रव्यमान बढ़ रहा था। मतलब इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। इनमें तत्वों के वृत्ताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया गया, जिनमें तत्वों के गुणधर्मों में पुनरावृत्ति होती है। मतलब इन्होंने पाया कि ABCDEFG इस तरह से अपन वर्गीकृत करते जा रहे हैं, तो बाद में एक के ऊपर जो दूसरा तत्व आ रहा है, जैसे ABCDEFGHIJKLM, इस प्रकार से आएगा। तो इन्होंने ये पाया कि अगर मैं इस प्रकार से गोले के रूप में लिखता जा रहा हूं, तो जब दूसरे तत्व आ रहे हैं, जैसे A के ऊपर L आया, तो L के और A के गुणधर्म जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मैच कर रहे हैं, और जब L के बाद M आएगा तो M के और B के जो गुणधर्म है वो कहीं थोड़े बहुत मैच कर रहे हैं। परंतु ये वाले बाबा भी फेल हो गए। ये बाबा क्यों फेल हो गए, क्योंकि ये ज्यादा तत्वों को एडजस्ट नहीं कर पाए। इनका ये गोला, इनका ये चक्का ज्यादा लंबा चला नहीं,
और ये ज्यादा तत्वों को इसके अंदर फिट नहीं कर पाए। देखो वर्गीकरण के बारे में समझो, मेरे घर में 100 किताबें हैं, अगर मैं उन अपना वर्गीकरण इस प्रकार करूं कि मैं 100 की 100 किताबों मैं 100 की 100 किताबों मैं 100 की 100 किताबों को इस प्रकार से वर्गीकृत कर दूं कि वहां पे सब कुछ आ जाए, सारी किताबें आ जाए, तो कोई चिंता ही नहीं है, हो गया मेरा वर्गीकरण सही। परंतु मैं अपना वर्गीकरण इस प्रकार का कर रहा हूं कि मेरी किताबें आ ही नहीं रही है उसमें सारी, तो मेरा वर्गीकरण बेकार है। तो जितने हमारे पास तत्व थे, इन भाई साहब का जो भी नाम है, इनके कारण इन्होंने जो बनाया था उसमें सारे तत्व फिट नहीं बैठते, तो फेल हो गया इनका मॉडल। यह नियम भी कुछ तत्वों तक ही सीमित रहा। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, इनके आधार इस पे बात करते हैं, इसको ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा बहुत चला था उस समय पे। इन्होंने भी वही कहा कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने भी वही बात बोली, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में। सुनो, इन्होंने कहा जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, सा रे गा मा पा ता नी, फिर से क्या आता है, सा रे गा मा पा दा नी, फिर से क्या आता है, सा आता है। तो इन्होंने कहा जैसे सारे गा मा होता है ना म्यूजिकल नोट्स, सा के बाद 1 2 3 4 5 6 7 वापस 8th नंबर पे क्या आता है, सा। यहां से देखें तो यहां से फिर 8th नंबर पे वापस से रे आता है। देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब म्यूजिकल नोड की एक खासियत होती है कि पहले वाला जो भी म्यूजिकल नोड है, आप जहां भी उंगली रख दो, जैसे मान लो आपने यहां उंगली रख दी, तो यहां से 8वें नंबर पे आपको फिर से वही म्यूजिकल नोड दिखाई देगा। आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें फिर से क्या आ चुका है, गा आ चुका है। कहीं से भी चेक कर लो, जैसे आपको माँ पे चेक करना है तो माँ से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे फिर से क्या आएगा, माँ आएगा। मतलब म्यूजिकल नोट्स की ये बहुत बड़ी खासियत है कि पहले वाला फर्स्ट म्यूजिकल नोट जो है वो मैच करता है 8th म्यूजिकल नोट के। इसी को कहते हैं ऑक्टेट, ऑक्टेव कहते हैं इसको, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो इन्होंने कहा मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करूंगा। इन्होंने कहा कि मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करूंगा। और आप देखना, पहले वाले तत्व का गुणधर्म 8वें वाले तत्व के गुणधर्म से मैच करेगा। हमने कहा दिखा, देखो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन सबको जब चेक किया गया तो इनको चेक करने पर एक बात समझ में आई कि आप खुद देखिए, यहां पे थोड़ा गलत है, यहां चेक करना पड़ेगा कि भाई लिथियम नंबर 1 पे 1 2 3 4 5 6 7 वापस से कौन आ गया, 8th नंबर पे फिर से सोडियम आ, मतलब ये 8th लिखा हुआ है, गलत नहीं है, वो 8th लिखा हुआ है, ये 8th वाला लिखा हुआ है। अब चेक करें, लिथियम से 8वें नंबर पे कौन आ गया, सोडियम आ गया। और मजे की बात यह है कि लिथियम और सोडियम के गुणधर्म मैच करते हैं। आप बोलोगे सर हमें विश्वास नहीं होता, आप सही समझाओ। तो लिथियम भी बनाता है लिथियम क्लोराइड, सोडियम भी बनाता है सोडियम क्लोराइड। चेक कर लो, LiCl NaCl, एक ही पैटर्न है रिएक्शन करने का। लिथियम होता है Li2O, सोडियम भी होता है Na2O, एक ही पैटर्न है प्रोडक्ट बनाने का। लिथियम होता है LiH, सोडियम भी होता है NaH, एक ही पैटर्न है रिएक्शन करने का। कहने का मतलब यह है कि अगर अपन बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित कर रहे हैं तो पहले के बाद 8वां जो है उसका गुणधर्म पहले वाले से मैच कर रहा है। ऐसे ही बेरिलियम से शुरू करते हैं, तो बेरिलियम से शुरू करें तो यहां से 1 2 3 4, इसको हटा दो, ये तो वापस से साई है, इसको हटा के सोचो, इसी को यहां लिखा हुआ है नीचे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे कौन है, मैग्नीशियम। तो इसका मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो गुणधर्म है वो मैच करने चाहिए। क्या मैच करते हैं, चेक करते हैं। देखो वेरी गुड अश्विन, वेरी गुड, आप लोगों ने, आपने पूरा कमेंट में लिखा है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व, बच्चे का कमेंट पढ़ रहा हूं, अश्विन ने लिखा है, उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान है। उन्होंने इस वर्गीकरण की तुलना संगीत के अष्टक के नियम से की, इसलिए हम इसे अष्टक का सिद्धांत कहते हैं। कितनी खूबसूरत बात लिखी है, वेरी गुड,
ऐसे ही अच्छे से कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहते हो तो पढ़ने का और पढ़ाने का दोनों का मजा आता है। तो सुनो, क्या बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म मैच करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। BeCl2 होता है, ऐसे ही MgCl2 होता है। BeO होता है, ऐसे ही MgO होगा। सिंपल। कहने का मतलब यह है कि दोनों एक ही पैटर्न में रिएक्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बोरोन के बाद कौन आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहां शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, इसको लेना ही नहीं है। 6 7 8, फर्स्ट और एट्थ मैच कर रहे हैं। कार्बन और सिलिकॉन मैच कर रहे हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मैच कर रहे हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन मैच कर रहे हैं। सोडियम, पोटेशियम मैच कर रहे हैं। कहने का मतलब बेटा यही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पॉइंट यहां पर ये निकल करके आ रहा है कि हर पहले तत्व का गुणधर्म जो है वो आठवें वाले के साथ में मैच कर रहा है। संगीत के सुर की तरह, सुर की दूसरे के बाद जो अगला आठवां होगा वापस से रे होगा, गा के बाद अगला आठवां जो होगा वो फिर से गा होगा, मैच करेगा। बिल्कुल ऐसे यहां पे भी गुणधर्म मैच कर रहे हैं। देखिए पढ़िए, यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म उसी प्रकार समान होता है जैसे संगीत में पहला और आठवां स्वर एक जैसा होता है। उस समय तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैस कौन? जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, चलो ध्यान दो। इस आधार पर वे सभी तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर सके। कितनी गंदी बात है, वो सभी तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर सके, सभी तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर सके, सभी तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर सके। और यही 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 कारण है, यही कारण है कि हम अष्टक नियम की पालना नहीं कर पाते। ये केवल कैल्शियम तक कर पाए थे, 40 तक, इसके आगे ही नहीं कर पाए, कैल्शियम तक ही कर पाए थे। इसलिए न्यूटन का अष्टक सिद्धांत जो है वो फेल हो जाता है। ये वाले बाबा भी गए, इनका सिद्धांत भी क्या हो गया? फेल हो गया। बताइए, समझ में आ गया यहां तक आपको? श्रीकांत कह रहा है कि ये भी फेल होंगे। फेल हो गए भैया, ये भी फेल हो गए, इनका भी काम नहीं बन पाया। सही है, राइट, गुड, वेरी गुड। तो अब इसके बाद आते हैं लॉथर मेयर कर्व। लॉथर मेयर का परमाणुीय आयतन वक्र, लॉथर मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, ये अपने आप में बहुत ही डिसेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के लिए 1 घंटे की डिसेंट क्लास चाहिए। तो इस टॉपिक को हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। ये टॉपिक को पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में जब आप आगे टॉपिक्स पढ़ोगे तो आपको अच्छे और बेहतर समझ में आएंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं इस टॉपिक को आज शुरू नहीं कर सकता क्योंकि लंबा टॉपिक है, फिर आज हो नहीं पाएगा। इसलिए आज की क्लास में आपने जो कुछ भी सीखा है, इस चैप्टर का जो सफल शुरुआत आपने आज की क्लास में की है, उसको एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे से अपन सभी मिल करके। राहुल देव पूछ रहे हैं सर कैल्शियम तक ही सीमित क्यों रहा? क्योंकि इनके दिमाग में एक चीज चल रही थी कि पहले वाले का गुणधर्म आठवें वाले से मैच करना चाहिए। इनके दिमाग में क्या चल रहा था? पहले वाले का गुणधर्म आठवें वाले से मैच करना चाहिए। तो आठवीं, हमेशा इनके दिमाग में ये टेंशन थी कि हर पहले वाले का गुणधर्म आठवें से मैच होना चाहिए। इस प्रकार दूसरे का 9वें से होना चाहिए, तीसरे का 10वें से होना चाहिए। तो तीसरे का 10वें का मतलब पता है क्या है? इसको 1 मान के चलोगे तो ये इसके लिए 8वां होगा। तो इस चक्कर में ये हमेशा ये कोशिश कर रहे थे कि फर्स्ट और एट्थ मैच करने चाहिए। और ऐसा कराने गए तो केवल और केवल कैल्शियम तक ही जा पाए, उसके बाद जा ही नहीं पाए। तो ये नहीं कर पाए सभी तत्वों को। और एक बात और समझना कि लॉथर मेयर कर्व जो है ना, वो इस चैप्टर का एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कल की क्लास में होगा। तो आज जितने भी बच्चे क्लास में उपस्थित हैं, आप सभी को कल की क्लास में आना है क्योंकि कल की क्लास से इस चैप्टर की एक ऑफिशियल स्टार्टिंग हो जाएगी। आज आपने जो कुछ भी सीखा वो 10 में भी आपने पढ़ रखा था, परंतु कल आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जाओगे, लॉथर मेयर कर्व। और कल से इस चैप्टर का एक अंडरस्टैंडिंग पार्ट स्टार्ट होगा। तो कल आप लोगों को बिल्कुल सभी को प्रॉपर वे में क्लास के अंदर आना है। मुस्कान का ये बहुत सा सवाल है कि सर जब इनका प्रयास विफल रहा तो हम इनको पढ़ते क्यों हैं? सुनो बेटा, बात ऐसी है, हम हमेशा एक चीज में अपडेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पहली बार इस दुनिया में जो एंड्रॉयड फोन आया था, उस एंड्रॉयड फोन की रैम भी कम थी, उसके अंदर हम बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स चला भी नहीं सकते थे। बट इसका मतलब नहीं वो किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो बेस था। उसके अंदर कुछ गलतियां निकली, उसके अंदर कुछ सुधार हुआ, तब जाकर के उससे बेहतर फोन बन पाया। फिर उसमें सुधार हुआ, उससे बेहतर फोन बन पाया। फिर उसमें सुधार हुआ, उससे और अच्छा फोन बन पाया। तो एक्चुअल में साइंस जो है
वो तरक्की पे है और हमेशा रहेगी। तो हमारे पास जो चीज अभी हमारे सामने, हमें पता है इसके अंदर कमी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो काम का नहीं है। हमें पता है कि अभी हमारी जो ट्रेन है उस ट्रेन की स्पीड लिमिटेड है, 140, 150, 160 किलोमीटर प्रति घंटे पे ही चल पा रही है। तो हमने उसके अंदर सुधार किया और फिर हमने बुलेट ट्रेन बना ली। बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी है? 400 किलोमीटर प्रति घंटा। बट वो भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है, अभी भी हम ट्रेन की स्पीड को कैसे भी कुछ भी करके बढ़ा सकते हैं। उसी पे साइंटिस्ट लगे पड़े कि क्या चीज को ठीक किया जाए, किस कमी को दूर किया जाए कि आगे चीजें बन पाए। वैसे यहां पर हुआ, अगर इन लोगों ने, अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना आपको बहुत मजा आएगा, सुनना ध्यान से। चलो मैं आपको राज खोल ही देता हूं। जब तत्वों का वर्गीकरण शुरू हुआ ना, तो डॉबेराइनर परमाणु द्रव्यमान के पीछे पड़े हुए थे कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे। जब आगे बढ़े तो हमारे ये जो गंदा सा नाम था, ये भी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में जमा रहे थे, परमाणु द्रव्यमान के पीछे पड़े हुए थे। इसके बाद हम आगे बढ़े, न्यूलैंड भी परमाणु द्रव्यमान के ही पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, फिर आते हैं लोथर मेयर। लोथर मेयर को देखो आप, तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच में ग्राफ खींचा, ये भी परमाणु द्रव्यमान के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी जो आपको पढ़ाऊंगा मैं आने वाले समय में, उन्होंने भी क्या किया? परमाणु भार के बारे में बात की। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी साइंटिस्ट जब दिमाग लगा रहे थे तो ये परमाणु भार को लेकर के चल रहे थे, परंतु जब समय आगे बढ़ा सभी के अंदर गलतियां होती गई, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी निकलती गई, तो दिमाग लगाया गया कि यार तुम लोग सब में एक चीज, दो चीज कॉमन है। पहली चीज, तुम सब गलत हो, तुम सभी के वर्गीकरण के आधार पे हम सभी तत्वों को नहीं बांट सकते, और तुम सब में गलत तो हुई, तुम सब में एक और चीज कॉमन है कि तुम सब के सब परमाणु भार के पीछे पड़े हुए। तो फिर निकल करके आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर परमाणु भार को नहीं, परमाणु संख्या को महत्व दिया जाता है, परमाणु क्रमांक को महत्व दिया जाता है। समझ रहे हो? तो अगर इतने लोगों ने गलतियां नहीं की होती तो उस गलती से सीख करके हम आगे कैसे बढ़ते। इसीलिए बेटा साइंस में बात ध्यान रखें कि हमेशा गलती होती है, उसको अपडेट किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है, और फिर हम लोग आगे बढ़ के उसका विकास करते हैं। क्लियर? सही बात है, सही बात है। तो परमाणु, लोगों को नहीं पता था उस समय कि परमाणु संख्या ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, उनको बाद में समझ में आया। जब इन लोगों ने, इतने सारे लोगों ने परमाणु द्रव्यमान पे काम कर लिया तो उनको क्लियर हुआ कि यार नहीं, परमाणु द्रव्यमान एक सही आधार नहीं, हमें परमाणु संख्या को लेकर के बात करनी चाहिए। तो चीजें उस हिसाब से चली। क्लियर? चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो ये डॉबेराइनर का ट्रिक था कि पहले और तीसरे का जो परमाणु भार है उसका औसत बीच वाले के बराबर होगा। इनका नियम समझाया मैंने आपको। इन्होंने कहा, न्यूलैंड ने, कि जिस प्रकार म्यूजिकल नोट्स में, जिस प्रकार संगीत में अष्टक होता है ना कि हर सा के बाद में 8वें नंबर पे सा आता है, हर रे के बाद में 8वें नंबर पे रे आता है, हर गा के बाद में 8वें नंबर पे गा आता है, वैसे ही तत्वों का अगर उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में बांटा जाए तो पहले वाले तत्व और 8वें वाले तत्व के गुणधर्म मैच करते हैं, एग्जाम्पल दिया। पहले वाले 8वें वाले के मैच करते हैं, एग्जाम्पल दिया। हर तत्व के, किसी भी तत्व से आप शुरू करो, उसके बाद जो 8वां तत्व होगा उसका गुणधर्म उसके साथ में मैच करेगा। यही न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था, और ये नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि न्यूलैंड के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी कि ये सभी तत्वों को अपने इस 1 और 8th वाले कॉन्सेप्ट पे बैठा नहीं पाए। वो हर तत्व को इस प्रकार से नहीं अरेंज कर पाए कि किसी भी तत्व का गुणधर्म उसके 8वें तत्व से मैच करे। वो सभी तत्वों के साथ ऐसा नहीं कर सके, इसीलिए उनका नियम भी फेल हो गया। क्लियर? तो अब कल पढ़ेंगे अपन। कल की क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल आप लोथर मेयर का परमाणुवीय आयतन वक्र पढ़ोगे। यहां से एक्चुअल 11th क्लास के कंसेप्ट की स्टार्टिंग होगी। तो कल सभी बच्चों को क्लास में आना है याद से। तो मिलेंगे अगली क्लास में। बाय जय एंड टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। इस पूरी चीज को रिवाइज करके आइएगा। और हाँ, एक और बात, अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे जो नंबर है उनके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं, आपको बैच की जानकारी मिल जाएगी और आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि पूरे साल भर आप बढ़िया से पढ़ाई कर सकें। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा, और एक काम और करिएगा, कमेंट सेक्शन में न्यूलैंड और न्यूलैंड, डॉबेराइनर और इन दोनों की जो मोटी मोटी बातें थी, इनके जो सिद्धांत थे जिनके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था, उसको एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर से कर देना। जय हिंद। यही आपका होमवर्क है आज का।